बुलिमिया नर्वोसा के न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करने लगे हैं। बुलिमिया जो है वो एनोरेक्सिया से स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो आपने को अगर नहीं पता कि आपको एनोरेक्सिया है या बुलिमिया है तो आप दोनों वीडियोस प्रॉपर्ली देख के असेस कर लो कि आपको क्या इशू, आपको या आपकी फैमिली में किसी को अगर हो तो आपने उनको ना फ़ौरन से पहले चेक करवाना है। अच्छा जी, बुलिमिया नर्वोसा होता क्या है? बुलिमिया नर्वोसा जो होता है ना, ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें साइकिल होता है। पहले बिंज ईटिंग करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है, फिर वॉमिट आउट किया जाता है ताकि वेट गेन ना हो। ठीक है। पर्जिंग जो है वो कुछ तरीक़ों से की जाती है। यूजुअली वॉमिट की जाती है जो कि सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग होती है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज भी करना शुरू हो जाते हैं कुछ लोग। लेग्जेटिव्स यूज़ करते हैं ताकि जो है जो भी खाया है वो फटाफट बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। डायरेटिक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है जस्ट ताकि बॉडी जो है ना डिहाइड्रेटेड रहे और वेट ना गेन हो। ये जो डिसऑर्डर होता है ना, ज़्यादातर डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज से स्टेम करता है। और वो इस तरह से होगा कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बहुत ही पतला है ना, लेकिन वो अपने आप को मिरर में देखता है तो वो उसको लगता है कि वो बहुत मोटा है। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इसमें आ जाता है रोल। बुलिमिया जो होता है ना वो सिवियर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स कर सकता है अगर ट्रीटमेंट इसका नहीं कराया जाता। सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं? कॉमन सिम्टम जो है बेसिकली बिंज ईटिंग होगी, फिर पर्जिंग होगी, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। अक्सर ना सलाइवरी ग्लैंड जिनके स्वोलन होते हैं, स्पेशली जॉ के और नेक के इर्द गिर्द। और जो गला है वो अक्सर ख़राब रहेगा और डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं। टूथ गैप बहुत ज़्यादा होता है, इरोजन हो सकती है क्योंकि वॉमिटिंग बार बार करते हैं ना, तो जो भी हमारे स्टमक के कंटेंट्स हैं उसमें एसिड वगैरह ज़्यादा होता है। तो जितनी भी मतलब लाइनिंग है हमारे एसोफेगस की और हमारा माउथ की और ऑब्वियसली हमारे टीथ वगैरह, ये सारी चीज़ जो है ना मुझसे डिस्टर्ब होती है, इरोजन कॉज होती है उसकी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फीमेल्स में इरेगुलर होते हैं और एक्सट्रीम कंसर्न होता है बॉडी वेट और शेप को लेके। अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि लो लेवल ऑफ एसेंशियल मिनरल्स होंगे पोटेशियम और सोडियम के, तो इरेगुलर हार्ट बीट कॉज करेगा, हार्ट फेलियर भी कॉज कर सकता है, डेथ भी कॉज हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होगी ना तो स्टमक अल्सर्स भी हो सकते हैं, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। टूथ डिके स्टमक एसिड की वजह से होगा क्योंकि वो टूथ एनामल को इरोड कर देता है। जो आपके स्टमक एसिड होता है ना बार बार वॉमिटिंग की वजह से आ रहा होता है, उससे कैविटीज़ भी होंगी, गम डिजीज़ भी लगेगी। मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सेल्फ हार्म के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म ऑर्गन डैमेज भी इसमें होता है क्योंकि क्रॉनिक मेलन्यूट्रिशन और पर्जिंग जो होती है ना वो जो है किडनीज़ को, हार्ट को, लिवर को हार्म कर सकते हैं। लैब टेस्ट इसमें क्या कराओगे? इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स अपने चेक करवाओ। उसमें एक है पोटेशियम सोडियम क्लोराइड लेवल्स जो है ना वो चेक करवाने हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है ना वो प्रिवेंट किया जा सके। सीबीसी आप करवाओगे ताकि एनीमिया और दूसरी डेफिशिएंसीज़ का पता चल सके। ईसीजी ज़रूरी होती है ताकि हार्ट हेल्थ को मॉनिटर किया जाए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में काफ़ी होते हैं, वो हार्ट फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। बोन डेंसिटी टेस्ट जो है वो करवाते हैं ताकि बोन वीकनिंग चेक की जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं आ रहा। फिर डेंटल एग्जामिनेशन करवानी पड़ती है क्योंकि फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होती है ना, तो एनामल इरोजन की वजह से बार बार आपको चेक करवाना पड़ता भी और करवाना चाहिए भी। डाइट थेरेपी इसमें क्या होती है? न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन जो होती है ना बड़ी एसेंशियल होती है ताकि आपका बिंजिंग का और पर्जिंग का जो साइकिल है उसको ब्रेक किया जाए और हेल्दी रिलेशनशिप आपका डेवलप करना होता है फूड के साथ। डाइटरी गाइडलाइंस जनरली इसमें क्या होंगी? एक तो स्ट्रक्चर्ड ईटिंग पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर मील्स जो हैं स्नैक्स थ्रू आउट द डे आपके जो है ना वो एक कंज्यूम हो, लेकिन उसमें बिंज ईटिंग जो है ना नहीं होनी चाहिए, मतलब कि पर्जिंग नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये कि बैलेंस डाइट ज़रूरी होती है जिसमें न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो है वो उसकी वैरायटी कंज्यूम करेंगे ताकि एसेंशियल विटामिन और मिनरल जो है ना वो इंश्योर किए जाएँ डाइट में। और दूसरा है कि फूड रिस्ट्रिक्शंस के लिए वजह से ना डाइट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट नहीं देना पेशेंट को कि वो डाइट कर रहा है या फूड रिस्ट्रिक्शन है। एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन जो होती है ना उसमें भी बिंज ईटिंग शुरू हो जाती है कि वो छुप के ना बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं और फिर वॉमिट आउट करना शुरू हो जाते हैं। तो बैलेंस पोर्शंस को जो है ना फोकस करना ज़रूरी होता है और ग्रेजुअली आप री इंट्रोड्यूस करवाओगे फेयर फूड्स। जो बिंज ईटर्स होते हैं और एनोरेक्सिया नर्वोसा के भी कुछ पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें ना कुछ फूड्स को लेके वैसे ही बड़ा डर होता है कि अगर हम खाएंगे तो पता नहीं हमारा कितना वेट गेन हो जाएगा। तो उसकी वजह से ना उनके परसेप्शन चेंज होने वाली होती है कि फूड जो होते हैं ना वो सेफ़ होते हैं और आपने ग्रेजुअली जो है ना उनको री इंट्रोड्यूस करना है डाइट में ताकि बिंज ट्रिगर्स को हम रिड्यूस कर सकें। इंक्लूड कौन कौन से फूड करने हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बड़े ज़रूरी होते हैं जो आप होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स, होल व्हीट ब्रेड से लोगे।
स्टडी एनर्जी रहेगी सारा दिन और ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस नहीं कॉज होंगी। उससे फिर योगा के बिंज एपिसोड्स के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। लीन प्रोटीन्स इंक्लूड करोगे जैसे कि चिकन, फिग्स, एग्स, लेग्यूम, टोफू, ताकि मसल रिपेयर रहे और जो पेट है ना वो भी भरा रहे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनटेक प्रॉपर रखेंगे ताकि फाइबर आपको मिलता रहे, एंटीऑक्सीडेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें ओवरऑल हेल्थ के लिए। हेल्दी फैट्स ज़रूरी होते हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स, जो कि ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और क्रेविंग्स को रिड्यूस करते हैं। कैल्शियम रिच फूड्स बड़े ज़रूरी होते हैं जैसे कि मिल्क, योगर्ट और चीज़ है, ताकि बोन हेल्थ को सपोर्ट किया जाए और टूथ डिके जितना भी है उसको कह लें कि रिवर्ट किया जाए, रीमिनरलाइज किया जाए आपके टीथ। अवॉइड कौन कौन से फूड इनिशियली करने होते हैं? हाई शुगर फूड्स आप अवॉइड करोगे जिसमें स्वीट्स, डिज़र्ट्स आ जाती हैं, क्योंकि ये ब्लड शुगर स्पाइक्स कॉज करेंगे ना, तो उसकी वजह से फिर बिंजिंग एपिसोड जो है ना वो ट्रिगर होगी। कैफिनेटेड बेवरेजेस आपने नहीं लेनी, उससे क्या होगा कि एंजाइटी जो है ज़्यादा होगी और स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होंगी। उससे फिर एक सारी रात जागते रहेंगे तो फिर बार बार बिंजिंग के एपिसोड्स होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। लो न्यूट्रिएंट प्रोसेस फूड्स नहीं लेने, क्योंकि आर्टिफिशियल एडिटिव जिसमें ज़्यादा होते हैं, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होंगे, अनहेल्दी फैट ज़्यादा होंगे ना, और तो उसमें ना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उस फूड में नहीं होंगे जो कि चाहिए होते हैं रिकवरी के लिए। अगर नहीं फॉलो करते प्रॉपर डाइट तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो कंटिन्यूड रहेगा और लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट डिजीज़ के जो चांसेस हम इंक्रीज़ हो जाएंगे। बिंज पर्ज साइकिल परसिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। अगर स्ट्रक्चर्ड ईटिंग नहीं होगी ना तो अर्ज होती है ना जो बिंज की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। फिर ऑर्गन डैमेज का जो रिस्क होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्जिंग करते हैं ना तो उसमें फिर डैमेज हो जाते हैं इरिवर्सिबली ऑर्गन्स, ठीक है, फिर वो ठीक नहीं होंगे। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल हो सकती हैं। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन जो होती है ना, एक तो वैसे भी मेंटल हेल्थ इसमें डिक्लाइन होती है और इन न्यूट्रिशन क्योंकि पूरी नहीं होती तो वो डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है ना वर्सन करती है और एंजाइटी और डिप्रेशन उसमें होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। मेडिकल इंटरवेंशंस बार बार ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि पुअर डाइट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है, डेंटल ट्रीटमेंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, हार्ट मॉनिटरिंग बार बार करनी पड़ती है। प्रॉपर न्यूट्रिशनल थेरेपी जो होती है ना, ये एक तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी इसमें ज़रूरी होती है, ठीक है, और दूसरी ये कि ऑब्वियसली आपने डाइट जो है ना वो किसी प्रोफेशनल से लेनी है, ठीक है, आपने इन्फ्लुएंसर्स वगैरह से डाइट थेरेपी नहीं लेनी होती। पर्सनलाइज डाइट थेरेपी आपको रिक्वायर्ड हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल, आई कैन हेल्प यू आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।